Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ आपके YouTube चैनल रोजगार विद हेमेंद्र में मैं हेमेंद्र भाटिया आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैंने जो साइंस की MP पुलिस की नस्ते नाबूद सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब यह क्लास डेली 1 घंटे की होगी, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 4680 क्वेश्चन की सीरीज होगी। ये सीरीज आपके एग्जाम होने तक चलेगी और आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये सीरीज के सभी क्वेश्चन करने के बाद आपका साइंस में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो चलिए दोस्त, अभी हमारे पास समय बिल्कुल कम है क्योंकि 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम धातु एवं अधातु चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में अस्तित्व में है? तो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में है? तो इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमिनियम। इसी प्रकार लोहे के दो अयस्क है, हेमेटाइट और एक हो मैग्नेटाइट। इसी प्रकार मैग्नीशियम का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है। तो जो मैग्नीशियम का अयस्क है उसे कॉर्नेलाइट कहते हैं। मैग्नीशियम के अयस्क को कॉर्नेलाइट कहते हैं, कॉर्नेलाइट। तो मैग्नीशियम का अयस्क हो गया कॉर्नेलाइट। तो जो बॉक्साइट अयस्क के रूप में अस्तित्व में है एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले अयस्क किसे कहते हैं? तो जब किसी खनिज में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निष्कर्षण कर एक धातु बना ली जाती है, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निस्तापन एक प्रक्रम है। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, कार्बन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, गंधक की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। तो ये निस्तापन विधि उसे कहते हैं। मान लो कोई अयस्क है, जब हमें उसे धातु प्राप्त करना है। मान लो कोई अयस्क है, अयस्क हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अयस्क किसे कहते हैं। मान लो उस अयस्क से हमें धातु प्राप्त करना है। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन इस विधि में से एक निस्तापन विधि भी है। तो जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म हीट किया जाता है, तो इससे अयस्क में जो वाष्पशील अस्थियाँ होगी वह वाष्प के रूप में निकल जाएगी और जो गलनशील द्रव के रूप में तैरकर बाहर हो जाएगा। तो जो बचा हुआ पदार्थ बचेगा वही हमें धातु प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु। तो वायु की अनुपस्थिति में जब अयस्क को गर्म किया जाता है तो यह विधि निस्तापन विधि कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को गर्म किया जाता है तो वह विधि निस्तापन विधि कहलाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? तो निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन और गैलियम। तो जो पारा है यह है मेटल, यह मेटल है, यह एक धातु है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? तो पारा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पारा एक धातु है और धातु की विशेषता क्या है कि सभी धातुएं ठोस होती है। लेकिन जो पारा है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। और इसका जो अयस्क है उसे सिनेबार कहते हैं। सिनेबार अयस्क से पारा धातु मिलती है। तो सिनेबार अयस्क से पारा धातु मिलती है। तो पारा तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि पारा तो एक धातु है। इसी प्रकार आयोडीन एक अधातु है, लेकिन ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि भाई जो नमक है, आयोडीन नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो भाई ये तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द्रव अधातु है, तो आयोडीन भी नहीं हो सकता। इसके बाद गैलियम। तो गैलियम भाई एक धातु है, यह एक धातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम यह एक धातु है। इसके बाद ब्रोमीन। इसका आंसर ब्रोमीन आएगा भाई, क्योंकि जो द्रव अधातु है ब्रोमीन है।
और उस अधातु की विशेषता क्या है? जो अधातु होती है, जो नॉन मेटल होते हैं, ये हमेशा गैसीय फॉर्म में होते हैं। तो जो ये ब्रोमीन है, ये अपवाद है। ब्रोमीन अपवाद है ये, क्योंकि ये एक द्रव अधातु है और सभी अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो ब्रोमीन है, यह एक द्रव अवस्था में अधातु पाई जाती है। ये अपवाद है। इसके बाद पारद पारा का अयस्क कौन सा है? तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पारद पारा का अयस्क कौन सा है, तो सिनबार। इसका आंसर आएगा सिनबार। पारे का अयस्क कौन सा है? सिनबार है। और जो हेमेटाइट है, ये एक लोहे का अयस्क है। इसके बाद खनिज नमक नमक ये आयोडीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक Ga द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो रासायनिक प्रतीक Ga द्वारा गैलियम धातु, गैलियम का रासायनिक संकेत Ga होता है। तो इसका आंसर आएगा गैलियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है। तो यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है AeFeSO4 फेरस सल्फेट, और उसके साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई जाती है प्लस मैग्नीशियम। फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया की जाती है तो मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस आयरन धातु देता है। तो यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भाई जब किसी फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया जाता है, केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है यह लोहे के स्थान पर आ जाता है। भाई ये जो लोहा है ना, इसके स्थान पर मैग्नीशियम आ जाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन। तो ये वही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का यौगिक दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन कहते हैं। तो जो ये लोहे की जगह Fe की जगह यहाँ पर Mg आ गया, लोहे का स्थान मैग्नीशियम ने ले लिया, तो यह अभिक्रिया विस्थापन की एक उदाहरण है। क्योंकि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के यौगिक दूसरे तत्व का स्थान ले लेते हैं। मतलब जो आयरन है इसने मैग्नीशियम का स्थान ले लिया भाई। तो इसका आंसर आएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील की कढ़ाई की तली में तांबा लगाया जाता है क्योंकि तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन तक चलती है। ऐसी कढ़ाई रंगीन दिखाई देती है। स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। स्टील की अपेक्षा तांबा साफ करना अधिक आसान है। तो तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन तक चलती है, ये तो कोई भाई इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन तक चलती है। स्टील और तांबा दोनों अधिक चलता है। ऐसी कढ़ाई रंगीन दिखाई देती है भाई, तांबे से ज़्यादा स्टील और चमकदार दिखाई देती है। तो ये भी इसका कोई कारण नहीं है। इसके बाद स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ये ऑप्शन हो सकता है भाई, क्योंकि स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। जो स्टील है उससे भी अच्छा तांबा ऊष्मा का गुड कंडक्टर है। मतलब तांबा अच्छा सुचालक है, क्योंकि जब तांबा इसका अच्छा सुचालक होगा ऊष्मा का, हीट का, तो भाई खाना अपना जल्दी पक जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा। तो स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसका आंसर आएगा स। स्टील की अपेक्षा तांबा साफ करना अधिक आसान है। तो भाई साफ तो तांबा करो या स्टील करो, बात तो एक ही है, समय तो वही लगेगा। ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन आएगा ये, स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसके बाद एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो
एथेनाइक अम्ल है। एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो एथेनाइक अम्ल क्या होता है भाई? CH3COOH, CH3COOH होता है एथेनाइक अम्ल। तो इसको जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हो गया Na, इसके बाद हाइड्रोजन हो गया H, इसके बाद कार्बोनेट हो गया CO3, जब इनके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो भाई CO2 गैस निकलती है, हमेशा CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगहीन द्रव धात्विक सोडियम के साथ क्रियाक्रम से हाइड्रोजन गैस देता है, तो यह नहीं हो सकता। जो रंगहीन द्रव जिसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन द्रव धात्विक सोडियम के साथ क्रियाक्रम में हाइड्रोजन गैस देता है, तो यह नहीं हो सकता है। तो भाई एल्कोहल हमेशा रंगहीन होता है, तो रंगहीन और द्रव अवस्था में होता है एल्कोहल। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। भाई फिनाल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड रंगहीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन भाई यह नहीं हो सकता क्योंकि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाता है और यह एक कार्बन के परमाणु का सदस्य है। तो एल्डिहाइड इसका आंसर आएगा भाई। ऑप्शन देखना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में जैसे एल्कोहल ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके बाद फिनाल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो एल्डिहाइड है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातु प्रायः होती है आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और द्विबंध। तो जो अधातु होती है, तो अधातु की पहले तो अपन विशेषता देखते हैं कि अधातु प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो यह एक सहसंयोजक बंध बनाती है, एक सहसंयोजक बंध बनाती है क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा कर लेती है। यह एक अष्टक पूरा कर लेती है और सहसंयोजी बंध के कारण विद्युत एवं ऊष्मा की ये कुचालक होती है। विद्युत एवं ऊष्मा की ये भाई कुचालक होती है, सहसंयोजी बंध के कारण ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका कारण बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो परमाणु से ढील से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु से सख्त बंधे होते हैं और परमाणु के नजदीक पाए जाते हैं। धातु के अंदर मुक्त आयन की गति के कारण धातु में मुक्त परमाणु होते हैं कि आसानी से गति कर सकते हैं। तो जो मेटल होते हैं ये आएंगे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो परमाणु से ढीले से बंधे होते हैं। इसका आंसर आएगा अ नंबर, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो परमाणु के ढील से बंधे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान का मतलब होता है खनिज के साधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण, खनिजों से हुए प्रदूषण की जांच, खनिजों तथा अयस्कों का उद्धरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खान मतलब होता है खदान। हमारे इधर मालवा में तो भाई खदान बोलते हैं। और खदान किसे कहते हैं? खदान उस स्थान को कहा जाता है जो जमीन के अंदर होता है, जहाँ पर खनिज और अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। जहाँ पर खनिज और अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे खदान या खान या खनिज एवं अयस्कों का उदाहरण। इसका आंसर आएगा खनिज एवं अयस्क का उदाहरण, क्योंकि खनिज उस स्थान खान उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर खनिज और अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे ही खान कहते हैं। जैसे पन्ना में जो हीरा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें जो पन्ने में जो हीरे की
खान या खदान है, उसी प्रकार जो खनिज एवं वस्तु का उदाहरण हो उसे ही खान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी झलाई वेल्डिंग में साधारणतः एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, क्योंकि जो वेल्डिंग में यूज की जाती है जो राड उस वह किसकी बनी होती है, वह एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्का धातु है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, एल्यूमिनियम भी बहुत महंगा है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के लिए अधिक आकर्षक है, तो भाई ये हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के लिए अधिक आकर्षक है। तो जो एल्यूमिनियम से वेल्डिंग करते हैं जो, और जो वायु होती है, वायु में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है तो जो वेल्डिंग करते हैं, जिसे दो चीज़ों को जोड़ना वेल्डिंग की सहायता से, तो जो ऑक्सीजन है वह बिल्कुल आकर्षित हो जाती है, और वह जोड़ जैसे कि दो लकड़ी की रोड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग किया जाता है, इसमें जैसे ही एल्यूमिनियम की छड़ से वेल्डिंग किया जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वह इसमें मिल जाती है, और वह जोड़ एकदम मजबूत हो जाती है। इसलिए एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के लिए अधिक आकर्षक है। इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के लिए अधिक आकर्षक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं है? चंडातु टंगस्टन, लोह, वर्णातु क्रोमियम और गिलट निकिल। तो जंग रोधी इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो भाई उसमें लोह का भी उपयोग किया जाता है, इसके बाद निकिल का भी उपयोग किया जाता है, इसके बाद क्रोमियम का भी उपयोग किया जाता है। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का उपयोग भाई इस्पात स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जाता है, एल्यूमिनियम और लोहा, सोडियम और पोटेशियम, कॉपर और जस्ता, चांदी और सोना। तो भाई जो दो धातु इसमें दी हुई है उसे अपन छुरी से छुरी से कौन कौन सी धातु को काटा जा सकता है? तो भाई जो एल्यूमिनियम और लोहा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्यों? एल्यूमिनियम और लोहा बड़े बड़े हथौड़े छीनी से काटना पड़ता है, तो इसे अपन छुरी से नहीं काट सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद कॉपर और जस्ते को भी छुरी से नहीं काट सकते। इसके बाद चांदी और सोने को भी छुरी से नहीं काट सकते भाई। तो जो सोडियम और पोटेशियम जो ये धातु है, इन्हें छुरी से काटा जा सकता है, और ये सोडियम और पोटेशियम इन धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन, मिट्टी के तेल में इन धातुओं को रखा जाता है, और इनका ये बिल्कुल सबसे हल्की धातु होती है भाई, सबसे हल्की धातु होती है ये सोडियम और पोटेशियम। और सबसे हल्की धातु पहले नंबर पे आएगी लिथियम फर्स्ट नंबर पे आएगी भाई, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम होती है, और इन्हीं धातु को छुरी से काटा जा सकता है। इसके बाद क्रोमियम को पदार्थों जैसे कार के भाग, साइकिल हैंडल, छड़, रसोई चूल्हा एवं स्नानघर फिटिंग के विद्युत लेपन में वरीयता देने के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो भाई कौन सा कारण नहीं है? क्रोमियम मतलब जो क्रोमियम धातु है उसको कार के भाग, साइकिल हैंडल, छड़, रसोई चूल्हा एवं स्नानघर फिटिंग में जो विद्युत लेपन में वरीयता देने का कौन सा कारण नहीं है? तो भाई क्रोमियम एक का रूप चमकदार है, तो ये भी सही बात है भाई कि क्रोमियम एकदम चमकदार होती है। लोहे से तो भाई चमकीली होती है, जो लोहे के जो हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं उससे अच्छी होती है क्रोमियम, तो क्रोमियम का रूप चमकदार है, ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्रोमियम में संचारण नहीं होता है, ये भी सही है भाई, क्रोमियम में संचारण नहीं होता है। इसके बाद क्रोमियम खरोंचों को रोकती है, तो भाई ये भी सही है, क्रोमियम खरोंचों को रोकती है। क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है, तो भाई लोहे की तुलना में सस्ती धातु नहीं है क्रोमियम लोहे से भी महंगा मिलता है भाई, क्योंकि इसमें इसका रूप भी चमकदार होता है, संचारण भी नहीं होता है इसमें, और ये
लोहे से अच्छा दिखाई देता है, तो भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है, क्योंकि लोहे से महंगा आता है क्रोमियम, क्रोमियम धातु। तो इसका आंसर आएगा क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है। इसके बाद तांबे या लोहे की चम्मच पर विद्युत लेपन के दौरान एनोड का द्रव्यमान बढ़ेगा, एनोड का द्रव कैथोड का द्रव्यमान घटेगा, कैथोड का द्रव्यमान घटेगा और विद्युत अपघट्य का सांद्रण बढ़ेगा। तो इसका आंसर आएगा भाई कैथोड का द्रव्यमान घटेगा, स नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्रयुक्त होने वाला तापमापी द्रव एल्कोहल है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश है उसमें जो ताप मापने का जो यंत्र उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे इधर अपने इधर जैसे थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है ताप मापने के लिए, तो थर्मामीटर में पारे का यूज़ किया जाता है। तो जो ठंडे देश है वहाँ पर तापमापी द्रव एल्कोहल है, क्योंकि पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है, पारे की तुलना में इसका हिमांक अधिक होता है, पारे की तुलना में इसका कथनांक बहुत अधिक होता है और इसका कथनांक पारे के समान है। तो भाई जो पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है, जो पारा है वो, जैसे पारा एक धातु है और धातु में भी ये अपवाद है, क्योंकि ये सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, और जो पारा होता है ये एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। लेकिन जो पारा होता है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप से अधिक, क्योंकि कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कमरे के ताप से अधिक, थोड़ा और अधिक, -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कमरे का ताप, उससे थोड़ा और अधिक होने पर यह पारा जम जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जो एक तापमापी द्रव एल्कोहल है ये पारे से भी और अधिक मात्रा में जमता है। मतलब हिमांक मतलब क्या होता है भाई, जमना, हिमांक मतलब होता है जमना। तो भाई इसका हिमांक पारे से भी कम होता है, इसका हिमांक जो होता है वह पारे पारे से भी इसका हिमांक कम होता है, तो पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है। इसका आंसर आएगा ए, कि पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है और ये बहुत, पारे से भी बहुत ज़्यादा देर बाद यह जमता है। तो इसका आंसर आएगा पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। उस अधातु का चयन कीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो भाई जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, तो वो आएगी अधातु ब्रोमीन, क्योंकि जो सभी अधातु होती है, जो सभी नॉन मेटल होते हैं, वे सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो एक ब्रोमीन अधातु है यह एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह एक अपवाद है, यह अपवाद है कि भाई ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जैसे ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये कमरे के तापमान पर ही पाई जाती है। तो कमरे का तापमान कितना होता है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका आंसर आएगा ब्रोमीन धातु। ये क्वेश्चन तो हो गया था अपना, तांबे या लोहे की चम्मच पर विद्युत लेपन के दौरान कैथोड का द्रव्यमान घटेगा। इसका आंसर आएगा कैथोड का द्रव्यमान घटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे चालक का चयन कीजिए। भाई सबसे ज्यादा चालक होती है, जिसमें विद्युत की चालकता, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कंडक्टर जो मेटल है वो कौन सा है भाई। तो आप सभी को पता है कि जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वह ये चांदी है। चांदी एक विद्युत एवं ऊष्मा का बेस्ट कंडक्टर है। उस धातु को पहचाने जो अम्ल, क्षार, वायु और जल से संचारित नहीं होती है। तो उस धातु या मेटल को पहचानिए जो अम्ल या क्षार या वायु किसी से भी संचारित, मतलब जंग नहीं लगता है। संचारित मतलब जंग लगना होता है। तो भाई जस्ता में भी जंग लग सकता है, इसके बाद तांबे में भी जंग लगता है, इसके बाद टीन
टीन में भी जंग लगता है, लेकिन सोने में जंग नहीं लगता है और ये संचारित भी नहीं होती है। ये बहुत कम संचारित होती है और एक सोना एक मूल्यवान होने के कारण ये एक पवित्र धातु मानी गई है। इसके बाद कमरे में जलते हुए कोयले के साथ सोना स्लीपिंग क्यों उचित नहीं है? क्योंकि इससे आग लग सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप में निर्माण होगा, अत्यधिक ऊर्जा निमुक्त होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है, यदि निश्वास की जाए तो बहुत अधिक विषैली पाई जाती है। तो भाई कमरे में जलते हुए कोयले के साथ सोना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि जब कमरे में कोयला जलेगा तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और यह बहुत ही विषैली गैस पाई जाती है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही विषैली गैस होती है। तो भाई इसका ऑप्शन आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है यदि जो निश्वास की जाए तो बहुत विषैली पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप निम्न में से कौन सा पदार्थ पसंद करेंगे? तो जो ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप कौन से पदार्थ का यूज करेंगे? तो भाई पित्तल, एल्यूमिनियम, तांबा और लकड़ी। तो भाई सबसे अच्छी होती है लकड़ी, इसका आंसर आएगा लकड़ी। तो ब्रेड टोस्टर और टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करेंगे क्योंकि ये एक सस्ती मिल भी जाती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है और ये सस्ती भी होती है, इसलिए हम लकड़ी को बेस्ट मानेंगे भाई। निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग इसे बनाने के लिए किया जाता है। जो निम्न गलनांक जो आसानी से टूट जाता है भाई, मान लो जैसे कि अपन जैसे मोटर चलाते हैं, पानी की मोटर होती है, उसमें जो कट आवट लगे होते हैं, तो कट आवट में जो वायर लगा होता है वह जो फ्यूज मान लो उसे कट आवट और हमारे मालवा में फ्यूज बोलते हैं, कट आवट बोलते हैं और यूँ फ्यूज बोलते हैं इसको। तो जो फ्यूज होते हैं तो उसमें जो वायर लगाए जाते हैं वह कम गलनांक वाले लगाए जाते हैं क्योंकि जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा तो ये जो वायर है ये टूट जाते हैं भाई, ये आसानी से पिघल जाते हैं क्योंकि इसमें निम्न गलनांक के वायर होते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं। और जो हमारी मोटर है वह सुरक्षित रहती है, वह जल नहीं पाती है। जैसे मोटर के वायर जल जाते हैं तो मोटर खराब हो जाती है, तो ये वायर है ये टूट जाते हैं, इसलिए हमारी मोटर सुरक्षित रहती है। तो इसका आंसर आएगा फ्यूज। तो निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग फ्यूज में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्षैतिज में ऊपरी मृदा सामान्य रूप से रंग में गहरी होती है क्योंकि यह सर्वोच्च परत है, इसमें सभी प्रकार के अवशेष पदार्थ होते हैं, इसमें धरण और खनिज अधिक होता है, यह जल रखती है। तो भाई जो ये क्षैतिज में ऊपरी मृदा होती है वह सामान्य रूप से गहरी होती है क्योंकि उसमें खनिज अधिक होता है, खनिज और अयस्क अधिक पाया जाता है, इसलिए वह रंग में गहरी होती है। और तो इसमें धरण और खनिज अधिक होता है। इसका आंसर आएगा यह जल रखती है। भाई जल तो सभी मिट्टी धारण करती है, यह सर्वोच्च परत है, ये भी कोई ऑप्शन थोड़ी है, ये भी कोई आंसर थोड़ी है, सर्वोच्च परत है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यह ऊपरी मृदा है तो सर्वोच्च परत, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें सभी अवशेष पदार्थ होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद सफेद चांदी सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु है। वायु के साथ इसकी अभिक्रिया को रोकने के लिए इसका किस द्रव में संग्रह किया जाता है? तो जो सफेद चांदी सोडियम धातु है, तो भाई मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि सोडियम जो धातु है उस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है सोडियम धातु को। ये किसी के साथ भी क्रिया कर सकती है क्योंकि यह एक क्रियाशील धातु है। तो सोडियम, और यह हल्की धातु भी है भाई,
सबसे हल्की धातु लिथियम है और उसके बाद सोडियम पोटेशियम, ये हल्की धातु है। इन धातुओं को चाकू से भी काट सकते हैं क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होती है। हमारे घरों में प्रयुक्त माचिस में एक रसायन होता है, माचिस की तीली के सिरे में अंतर्विष्ट होता है। तो जो माचिस की तीली है उसमें कौन सा रसायन होता है? तो भाई एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एवं सफेद फास्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं गंधक, पोटेशियम क्लोरेट और सफेद फास्फोरस। तो भाई जो सफेद फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस होता है, ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम और सफेद फास्फोरस पाया जाता है हमारी हड्डियों में। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो सफेद फास्फोरस है ये हमारी हड्डी में पाया जाता है और ये कैल्शियम जैसा होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट। तो जो माचिस की तीली है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट पाया जाता है, जिसके कारण माचिस की तीली आसानी से जल उठती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने अपने लोहे के फाटक को रंगा, मुख्यतः उसे जंग लगने से बचाने के लिए, उसे धूप से बचाने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए और उसे धूल मुक्त करने के लिए। तो जो लोहे का फाटक होता है उसे किस लिए रंगा जाता है, मतलब रंगाई पुताई किस लिए की जाती है? तो भाई उसे जंग से बचाने के लिए, उसे संचालन से बचाने के लिए लोहे के फाटक को रंगा जाता है। तो इसका आंसर आएगा उसे जंग से बचाने के लिए। उस धातु का चयन कीजिए जो आघातवर्धनीयता प्रदर्शन नहीं करती है। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? जब किसी धातु को पीटा जाता है या हथौड़े से जब किसी धातु को पीटा जाता है तो वह एक तो पतली सीट में परिवर्तित हो जाती है। तो भाई शीशा भी सीट में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद लोहा भी परिवर्तित हो जाता है। जिसके बाद जस्ता भी परिवर्तित हो जाता है। जिसके बाद पारे को अगर अपन हथौड़े से अपन पीटेंगे पारे को तो वह बिखर जाएगा भाई, उसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे, बारीक बारीक टुकड़े में बिखर जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आघातवर्धनीयता प्रदर्शित पारा नहीं कर सकता भाई, बाकी सब तो कर सकते हैं क्योंकि ये पतली पतली सीट में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। तो भाई अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, अधातु का बोल रहा है भाई, नॉन मेटल का बोल रहा है। तो इसका आंसर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन आंसर आएगा भाई इसका। जो अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु होती है हमेशा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, सभी गैसीय फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन जो ये ब्रोमीन है यह एक अपवाद है भाई, ये अपवाद है। और ये अपवाद है कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी जो नॉन मेटल है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद जस्तेदार लोहे में लोहे पर परत होती है। तो भाई जस्ते की परत होगी जस्तेदार लोहे में। तो इसका आंसर आएगा जस्ते की परत होगी भाई। जस्तेदार लोहे में लोहे पर परत होती है भाई, जस्ते की होगी, क्वेश्चन में दिया है जस्तेदार। इसके बाद कापड़ तली के स्टेनलेस स्टील के पात्र खाना पकाने के लिए पसंद किए जाते हैं। कापड़ की तली उन्हें टिकाऊ बनाती है, यह खाने में स्वाद को बढ़ाती है। कापड़ स्टेनलेस स्टील से ऊष्मा का बेहतर चालक है। कापड़ स्टेनलेस स्टील से साफ करना आसान है। तो भाई कापड़ स्टेनलेस स्टील से ऊष्मा का बेहतर चालक है। जो कॉपर होता है ये स्टेनलेस स्टील से भी बेहतर चालक होता है और ये ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होगा ये हीट का। तो भाई इसमें खाना जल्दी पक जाएगा, कॉपर में अगर खाना जल्दी पक जाएगा और समय की बचत होगी, तो इसलिए कॉपर स्टेनलेस स्टील से ऊष्मा का बेहतर चालक है। इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर स। हमारे घरों में श्रृंगार कक्ष में हम सभी के द्वारा प्रयोग होने वाले दर्पण में निर्माण में चांदी क्यों प्रयोग की जाती है?
क्योंकि चांदी अधिक आघातवर्धनीयता, तन्य और चमकदार है। तो भाई चांदी में तो आघातवर्धनीयता मतलब जिसे पीटा जाता है और पतली शीट में डिवाइड किया जा सकता है। तन्य एवं चमकदार है क्योंकि चांदी सोने से सस्ती है और आसानी से उपलब्ध है। और चांदी की सतह प्रकाश की अच्छी परावर्तक है क्योंकि चांदी वायु और जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो भाई चांदी की सतह प्रकाश की अच्छी परावर्तक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 6, क्योंकि चांदी की सतह प्रकाश की अच्छी परावर्तक है।